तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसफार्मर के बारे में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, तभी ये आपको पूरी तरह से समझ आएगी। तो स्वागत है गाइस एक और नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल मोटर लैब में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के उन पार्ट्स के बारे में जो पिछली वीडियो पार्ट 1 में रह गए थे। तो चलिए करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटर टैंक से। तो आपने कभी ना कभी ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ढोलक जैसे आकार का एक ड्रम जरूर देखा होगा। अब सवाल ये है कि अब ड्रम जैसे दिखने वाले ढोलक की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई होगी। तो बचपन में कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि काश ट्रांसफार्मर फट जाए और हम देख के उसे मजे लें। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बस भाई इसी से बचने के लिए कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं, और क्योंकि कंजर्वेटर टैंक डायरेक्ट मेन टैंक से जुड़ी होती है इसीलिए हम इसमें ऑयल पूरा ना भर के आधा ही भरा जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों भाई आधा ही इसे क्यों भरा जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होके एक्सपेंस होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, जैसे आपने दूध को गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हुए देखा होगा, तो अब ऑयल को फैलने के लिए चाहिए जगह, वरना ये ट्रांसफार्मर टैंक को फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो बस यही रीज़न है कि कंजर्वेटर टैंक को आधा ही फिल किया जाता है। तो भाई कंजर्वेटर टैंक को लगाना तो पड़ेगा ही। तो सवाल अब ये है कि जब ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर का नॉर्मल कंडीशन में होता है तब कंजर्वेटर टैंक में आधा भरा हुआ होता है हवा। अरे भाई जब खाली जगह हो तो हवा ही रहेगी ना। तो सवाल अब यहाँ ये उठता है कि क्या डायरेक्ट हम एयर को इन और आउट करवा सकते हैं क्या कंजर्वेटर टैंक में। तो इसका सीधा आंसर होता है ना मुन्ना ना। तो हम डायरेक्ट हवा को अंदर या बाहर नहीं ले जा सकते हैं ट्रांसफार्मर में, इसके लिए हम ब्रीथर का यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रीथर क्या चीज़ है। तो जानते हैं ब्रीथर के बारे में, ब्रीथर क्या है और क्या काम करती है। तो ये जो नीली सी बोतल आप देख रहे हैं जो कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड है, जी हाँ इसी को बोला जाता है ब्रीथर। अब मसला ये है कि जब ऑयल एक्सपेंस हुई तब कंजर्वेटर टैंक से एयर तो बाहर निकल गई। जब ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब एयर वापस कंजर्वेटर टैंक में आना चाहेगी और हम डायरेक्ट एयर को जाने नहीं दे सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्यों भाई, अब क्या इसे एयर कंडीशनर भी लगा के दें। बस इसे एक सिलिका जेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता होगा और नहीं पता है तो सुन लीजिए, सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हवा जब ब्रीथर से अंदर जाएगी ना तो मॉइस्चर उसमें जो प्रेजेंट होगा उसे सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा। मगर प्रॉब्लम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। तो अब दिक्कत ये है कि चलो हमने सिलिका जेल तो लगा दिया, वो हवा से नमी को अपने अंदर सोख ले रही है, मगर एयर में प्रेजेंट डस्ट को कौन रोकेगा। तो रुको जरा, इसका भी जुगाड़ है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं ये कप, उसमें भरा होता है ऑयल, और ऑयल डस्ट को अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन एक और बात पे ध्यान रखना है कि जब सिलिका जेल का कलर ब्लू से पिंक हो जाए तो समझ लेना कि भाई कहानी इसका डेड हो गया है, द एंड, मतलब उसे चेंज करने का समय आ गया है। तो अब बात करते हैं बुकुज रिले की। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं बुकुज रिले, और ये लगा होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। इसका दूर दूर तक इलेक्ट्रिकल से कोई नाता नहीं होता है, इस दूसरा साला मैकेनिकल डिवाइस है। मगर अब सवाल ये है कि क्यों भाई जब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है तो इसका आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इसके अंदर लगी होती है दो छोटी छोटी सी ट्यूब, जिसके अंदर भरा होता है मरकरी, जिसमें से एक तार कनेक्टेड होता है ट्यूब से और दूसरी होती है ट्यूब के टेढ़े होने से सर्किट को कंप्लीट कर देती है, जिसमें अलार्म सिग्नल होता है और अलार्म बजने लगता है। मगर किसी वजह से अगर अलार्म भी ख़राब हो जाए और अलार्म ना बजे तो हर चीज़ का जुगाड़ है हमारे पास। जब दूसरी ट्यूब सीधी होकर सर्किट को कंप्लीट कर देगी तो उसमें लगा होता है ट्रिपिंग सिस्टम, और बिल्कुल एमसीबी जैसे ट्रिप कर देती है सर्किट को, वैसे ही ट्रांसफार्मर के सप्लाई को ट्रिप कर देगी। पर मान लो किसी वजह से सारे सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाए और अब ट्रांसफार्मर का खून एकदम हो चुका है गर्म,
यानी कि उसका ऑयल फट के एकदम बाहर निकलने वाला है। तो रुको जरा, हर चीज का इंजीनियर्स ने जुगाड़ पहले ही लगा रखा है। तो बचपन में जैसे आपने हाथी की सूंड देखी थी, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर का सूंड दिखाता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर के ऊपर पाइप आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है एक्सप्लोजन वेंट। जब ट्रांसफार्मर एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है कि हटो भैया एकदम मैं अब फटूंगा ही, तो इसी से बचने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है, ताकि ऑयल जब फोड़ फाड़ के एकदम बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाए तो इससे बाहर निकल जाए। इसकी मुंह पे लगी होती है एक बहुत ही पतली सी सीट, जो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे फट जाती है। पर मेन बात तो ये है कि हम ट्रांसफार्मर को फटने के जगह कैसा हो उसे अगर कूलिंग या ऑयल को ठंडा करने का उपाय सोचे। तो अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। तो ये जो पतली पतली सीट जैसी ढांचा देख रहे हैं, इसी को कूलिंग ट्यूब कहा जाता है। कई में इसका शेप राउंड पाइप जैसा होता है। दरअसल आपने कभी कटोरी में गरम खीर खाया हो तो आपको पता होगा खीर जल्दी ठंडा नहीं होती है। वहीं हम कटोरी के जगह प्लेट में खाएं तो वो जल्दी ठंडा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा दें तो वो चीज़ ठंडा जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए इसका ढांचा पतली पतली सीट से बना होता है या पाइप से बना होता है, जिससे ऑयल को हम सर्कुलेट करा सकें और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। कई हैवी ट्रांसफार्मर में तो फैन भी लगा होता है। लो भाई, ये पंखा, एसी, टीवी सब देना होगा इसे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हर मटेरियल अपने 100% इफिशियंसी पे काम नहीं कर पाती है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस रह ही जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में और जानते हैं कौन कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला लॉस है आयरन लॉस, जिसे हम कोर लॉस भी बोला जाता है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा है हिस्टैरिसीस लॉस। तो ईडी करंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही जान लिया था, तो अब जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो एसी करंट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करते रहती है, जिसके वजह से कोर हमारा बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते रहता है, जिसके वजह से प्रोड्यूस होती है हीट। तो अब जानते हैं कॉपर लॉस के बारे में। तो क्योंकि हम कॉपर का यूज़ करते हैं वाइंडिंग करने के लिए, तो कॉपर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम कॉपर लॉस बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो हमने सनस्क्रीन के जैसे हर जगह इंसुलेशन पेपर को ठूस रखा है, उससे करंट को पास होने में कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रे लॉस की। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है ना, तो वो पूरी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिसको हम स्ट्रे लॉस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक।